नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। पटना में महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में विधानसभा चुनाव की साझा रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। सिर्फ नंबर बताने से सीट नहीं मिलेगी, बताने होंगे उम्मीदवारों के नाम और कितने मिले थे वोट। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में चल रहे कयासों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर पैमाने तय किए गए और साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब कमेटी को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। जितने सब कमिटीज हैं उन सब के साथ जो है बैठक हुई और सबको जिम्मेदारियां जो है दी गई। बैठक में तय किया गया कि जिस पार्टी को जितनी सीट पर चुनाव लड़ना है उसकी लिस्ट उम्मीदवारों के नाम के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को सौंपनी होगी। लिस्ट देने के बाद तेजस्वी यादव सभी दलों के प्रमुख से 1-to-1 बातचीत करेंगे। कौन पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे 1-to-1 बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को इसकी जानकारी दे देंगे। सीटों का बंटवारा करते हुए पिछले चुनाव के नतीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जिन सीटों पर 15,000 से ज्यादा वोट से हार हुई थी उनकी समीक्षा होगी और उन सीटों पर उम्मीदवार और पार्टी का सिंबल भी बदल सकता है। अरे सीट शेयरिंग के लिए क्लियर है कि एक आधार जो पिछला चुनाव था वो बना हुआ है, फिर भी जो पार्टी जहां से चुनाव लड़ना चाहती है वो चेयरमैन जो है हमारे इंडिया ब्लॉक के, उनके पास अपना वो लिस्ट देंगे और अगली मीटिंग तक सब क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही गठबंधन के सभी दलों के साझा कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। पूरे बिहार में साझा कार्यक्रम हम चलाएंगे, ब्लॉक पंचायत से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक। कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगली बैठक से पहले सभी दलों को अपनी सीट के साथ उम्मीदवार का नाम तेजस्वी यादव को सौंपना है। अब देखना यह होगा कि यह फॉर्मूला महागठबंधन के लिए कितना कारगर साबित होता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते आगे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी और खासकर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। इसी के जवाब में जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लालू प्रसाद से पूछा कि उनके आंकड़े किस ग्रह से लाए गए हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश में है। खासकर बिहार में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लगातार एक्स पर पोस्ट कर सवाल पूछ रहे हैं। अब आरजेडी के सवालों पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि अगर लालू परिवार को वाकई लगता है कि बिहार पुलिस निकम्मी है तो वो अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की सेवा से उन्हें मुक्त कर दे। कि अगर बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस है तो आपके परिवार और आपकी परिवार की सुरक्षा में जो 159 पुलिसकर्मी है उसको कब हटाइएगा? क्योंकि वो सुरक्षा करने लायक नहीं है आपका। नीरज कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी पर सवालों की बौछार कर दी। नीरज कुमार ने पूछा कि बिहार में हो रहे अपराध के जो आंकड़े लालू प्रसाद पोस्ट करते हैं उसका प्रमाण क्या है। कि लालू जी इन 9 ग्रह में से कहां से लाए आंकड़ा? कहां से आंकड़ा लाए? आकाश से, पताल से कहां से ले आए कि 68,000 हत्या हुआ है?
जवाब दीजिए, तब आपको बताएंगे कौन एजेंसी है ये। क्या नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है? क्या स्टेट क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है? और अगर आपके आंकड़े यह हैं तो प्रमाणिक रूप से जारी करिए। जेडीयू के सवालों पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया और कहा कि लालू प्रसाद का नाम जपने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर सरकारी दल के झंडा लगे हुए गाड़ी से पुलिस कर्मियों को रौंद दिया। एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। शर्म नहीं आ रही है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी के सुरक्षा कर्मियों को गिनती कर रहे हैं। बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। अपराध के आंकड़ों को लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के नेता आए रोज नए नए आंकड़े शेयर कर रहे हैं, पर अब सरकार ने उनसे प्रमाण मांगना शुरू कर दिया है और लालू प्रसाद को खुली चुनौती दे दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार थका हुआ सीएम बता रहे हैं, जिसके जवाब में जेडीयू ने आंकड़ा जारी करते हुए उन्हें 15 दिन का चैलेंज दिया है। आखिर वो चुनौती क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जून का महीना, चिलचिलाती गर्मी और चुनावी साल। बिहार का मौसम और सियासी तापमान दोनों ही अपने चरम पर हैं और इस झुलसाने वाले मौसम में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। पर इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थका हारा सीएम कहकर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी के इस आरोप के जवाब में जेडीयू ने एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सीएम नीतीश के पिछले 15 दिन के कामकाज का ब्यौरा है, तारीख और तापमान के साथ। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव को एक चुनौती भी दी है। 40 डिग्री 41 डिग्री तक के तापमान में, 42 डिग्री के तापमान में भी नीतीश कुमार जी विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, विभिन्न जो निर्माण कार्य है उसका निरीक्षण करते हैं। आप 15 दिन का ब्यौरा पेश करिए कि आप कहां थे और क्या क्या काम आपने विपक्ष के नेता के रूप में किया है। हिम्मत है तो ब्यौरा पेश करिए 15 दिनों का। जेडीयू के चैलेंज पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी को तापमान दिखाने की जरूरत नहीं, वो 24 घंटे बिहार के बारे में सोचते हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने उल्टा सीएम के कार्यक्रम पर ही सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या कारण है कि आप जनता से नहीं मिलते हैं? आखिर क्या कारण है कि आप प्रेस को ब्रीफिंग नहीं करते हैं? पिछले 15 दिनों में बिहार का तापमान 40 डिग्री के पार रहा है। जेडीयू का दावा है कि इतनी भीषण गर्मी में भी सीएम न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में विकास कार्य कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की उम्र और सेहत पर सवाल उठाने वाले विरोधियों को जेडीयू ने खुली चुनौती दी है, जिसने बिहार की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिससे बवाल मच गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग हो गए हैं पर गांधी परिवार से की दास्ता से मुक्त नहीं हो पाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू और गांधी परिवार की गलतियों को प्रधानमंत्री मोदी सुधार रहे हैं। खड़गे गांधी परिवार के दास हैं। खड़गे साहब गांधी परिवार की पारिवारिक दास्ता करने से मुक्ति नहीं मिली। गिरिराज सिंह जी ने तो चुल्लूबड़ पानी में डूब के मर जाना चाहिए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का राजनीतिक दास बता दिया है। उन्होंने कहा, खड़गे जी बुजुर्ग हो गए पर गांधी परिवार की गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए। खड़गे साहब बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन गांधी परिवार
कि पारिवारिक दास्ता करने से मुक्ति नहीं मिली और नरेंद्र मोदी ने नेहरू के गलतियों को, कांग्रेस के शासन में की गई गलतियों को नरेंद्र मोदी ने सुधार करके भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़े हैं 11 साल। कांग्रेस के सबसे बड़े पद पर बैठे नेता को गिरिराज सिंह ने जब गांधी परिवार का गुलाम बताया तो सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस ने गिरिराज के बयान को दलितों का अपमान बताया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलित हैं, उन पे इस तरह का बयान करके वो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलितों पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं देती। आज तक गिरिराज सिंह जी ने चरण चुंबक करके मंत्रिमंडल में बने रहे। आज तक क्या आपने गृह क्षेत्र में एक भी परियोजना लाए? चुनावी साल में 42 बयानों का दौर जारी है। देखना ये होगा कि इन बयानों का असर जनता के फैसले पर कितना होता है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संवाददाता संतोष कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा इस वक्त बिहार की सियासत में सबसे ऊपर बना हुआ है। एनडीए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल में हुए अपराधों की याद दिला रहा है, तो आरजेडी मौजूदा हालात पर सवाल कर रही है। बीजेपी ने एक बार फिर एक वीडियो के जरिए लालू प्रसाद के जंगल राज पर निशाना साधा है। तो बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिल रही है। हाँ भैया, इस सरकार में सब बढ़िया काम हो रहा है। हाँ सरकार। चुनावी साल में राजनीतिक दलों के बीच वीडियो वॉर जारी है। बीजेपी एक के बाद एक वीडियो जारी कर आरजेडी को आड़े हाथों ले रही है। वीडियो के साथ ही बयानों के भी बौछार हो रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार में अपराध खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव को सुझाव दे दिया है। ये कई बार हमने प्रश्न किया कि अगर जो अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं तो सत्ता पक्ष के साथ प्रतिपक्ष की भी भूमिका बड़ी होती है। आप संकल्प लीजिए, घोषणा कीजिए कि एक भी माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, बिहार में आधा अपराध खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी के आरोप पर आरजेडी ने भी पलटवार किया। भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट में है, तो इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार अपराध के मामले में, बिहार विकास के मामले में और बिहार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। चुनावी साल में 15 साल बनाम 20 साल की जंग जारी है। दोनों तरफ से अपराध को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखना यह है कि जनता किसे अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री कैसे बने? देखिए, नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2014 में पार्टी की खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी खुद लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश सीएम पद के लिए की थी। 20 मई 2014 को जीतन राम मांझी ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। माना जाता है कि जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश कर नीतीश कुमार ने पिछड़े वर्ग को खुद से जोड़ने की कोशिश की। मांझी नीतीश सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रह चुके थे। शैक्षणिक रूप से स्नातक जीतन राम मांझी ने आजीविका कमाने के लिए एक चरवाहा के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। उनके पिता रमनजीत राम मांझी एक भूमिहीन मजदूर थे। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने दावा पेश करते हुए विधायकों की सूची पेश की थी और इस सूची में जेडीयू के 117 विधायक, 2 निर्दलीय और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 1 विधायक सहित कुल 120 विधायकों का नाम शामिल था।